नमस्कार, वन इंडिया पर आपका स्वागत है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जो अवसर सांस्कृतिक भावना, सांस्कृतिक गौरव और एकता के संदेश से ओतप्रोत होना चाहिए था, वो अवसर सियासी आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गया। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर एक विशेष चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच में खूब वार पलटवार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप लगा दिया कि उसने वंदे मातरम का बंटवारा किया, वंदे मातरम के टुकड़े किए। आइए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ आज लोकसभा में कहा है। उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री को सुना, प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में सीधे तौर पर कांग्रेस को कहा कि वो मुस्लिम लीग के दबाव में झुक गई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के जाल में भी फंस गई और उसने वंदे मातरम को तोड़ दिया, वंदे मातरम का जो मूल स्वरूप था उसमें बंटवारा कर दिया। अब पीएम मोदी का ऐसा कहना था, इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी पलटवार करने में उतर आई। कांग्रेस पार्टी की महासचिव और गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी ने लोकसभा में क्या कुछ कहा पीएम मोदी के भाषण के जवाब में, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? जैसा कि आपने प्रियंका गांधी को सुना, प्रियंका गांधी का कहना है कि राष्ट्रगीत के अगर 150 साल पूरे हो रहे हैं तो उस पर बहस की क्या जरूरत, कार्यक्रम होना चाहिए था देश भर में। जैसे बीजेपी अक्सर अन्य अवसरों पर कार्यक्रम करती आई है, उसके कार्यकर्ता देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वंदे मातरम के मुद्दे पर उसने घंटों बहस करवाई लोकसभा में। तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि बीजेपी वंदे मातरम के जरिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने वोटरों को भुनाना चाहती है, या एक तरीके से कहें वंदे मातरम का फायदा उठाना चाहती है, चुनावी फायदा लेना चाहती है? तो ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, सभी दावों पर, आरोपों पर, प्रत्यारोपों पर, पीएम मोदी के बयान पर, प्रियंका गांधी के बयान पर भी। तो इस हमारी खास चर्चा में कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनका आपसे परिचय करवा देते हैं। महेश वर्मा जी जुड़ेंगे हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही संजय कुमार तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी जो पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी है और जिसकी कमान ममता बनर्जी के हाथों में है। इसके साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फैजल अहमद जी जुड़ेंगे। तो इन्हीं चारों मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महेश वर्मा जी, अगर हमसे आप जुड़ पाए हैं तो महेश वर्मा से ही हम शुरू करेंगे। चलिए महेश वर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं फैजल अहमद जी से ही। फैजल जी, ये वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर जिस तरह से लोकसभा में आज बयान सुने गए, देखे गए, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा और भी बहुत सारे नेताओं ने जो कुछ कहा, इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? क्या सरकार, खासकर बीजेपी, इसका कोई राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है इस अवसर का? आपने सवाल भी पूछा और जवाब भी आप ही ने दे दिया। नहीं, ऐसा कांग्रेस कह रही है सर। नहीं, जो कांग्रेस कह रही है आप उससे अच्छा बोले, कांग्रेस से अच्छा आप बोले, आपने कह दिया। चलिए धन्यवाद आपका, लेकिन आप जवाब दीजिए कि अगर बीजेपी फायदा उठाना चाहती है तो फिर विपक्ष इस जाल में फंस क्यों रहा है? बीजेपी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, अगर वो जाल नहीं फेंकेगी तो लोग खड़े हो जाएंगे ना उसके खिलाफ। इसी तरह की चीजों में उलझा के रखना, आज ऐसे समय पे ये बहस हो रही है जब 10-10 हजार लोग एयरपोर्ट पर खड़े हैं और दिल्ली के झंडे वाला में मंदिर तोड़ दी गई, बहस उस पर होनी चाहिए थी। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष की मैं नाकामी समझता हूं कि विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए ये, लेकिन विपक्ष नहीं उठाया तो इन्होंने उठा दिया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत तो है ही है, प्रियंका जी ने भी कहा, आपसे आप ही ने रिपोर्ट दिखाई, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए उस समय विवाद जो हो रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तत्कालीन उस समय अल्लामा इकबाल चले गए पाकिस्तान,
इसलिए वो बात थी कि भाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा भी तो अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान चले गए अल्लामा इकबाल, इसलिए ये कमजोर पड़ गया। तब जाकर के जनगण मन अधिनायक को राष्ट्रीय गान जो है बनाया गया। सबको ये सब इतिहास पता है, इस पर बहस का कोई विषय ही नहीं है। अब हम आजादी के कुछ साल के बाद हम सेंचुरी मनाएंगे, हमें इससे बहुत ऊपर जाना है और ऊपर जाना चाहिए हम लोगों को। हम लोग को इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि 80 करोड़ को राशन क्यों देना पड़ रहा है। अरबपति खरबपति लोग स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर बैठ करके क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों जो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिजली नहीं आ रही है, महंगाई अपने चरम पे पहुंच जा रही है, कुपोषण की शिकार है, बच्चे 1 किलो पैदा हो रहे हैं जिस देश में अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, हॉस्पिटल, भ्रष्टाचार, जहां सांसद विधायक लोग 40% कमीशन ले रहे हैं। बहस इन सब विषयों पर होनी चाहिए। अब लेकिन अहमद जी, 1950 में जो बीजेपी का ऐसा 1950 में कहना जो है, हो गया, जो 1900, सुन लीजिए जी, जो 1950 में हो गया, अब हम उसी का रोना पूरे अगले साल तक कि ये हो गया वो हो गया। अरे भाई जो हो गया, जैसे हो गया, जिस परिस्थितियों में हो गया, अब आप उससे आगे बढ़िए ना। अहमद जी, लेकिन भाजपा का कहना है, आप अपना कैमरा थोड़ा ठीक कर सकते हैं? 1 मिनट जरा, ये चला गया मुझे। जी जी बिल्कुल। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सवाल तो खैर भाजपा के ही हैं, क्योंकि वही ये मुद्दा बड़ा बनाना चाहती है, वंदे मातरम वाला। देखिए, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही वंदे मातरम को धार्मिक चश्मे से देखा है और इसी वजह से वंदे मातरम को तोड़ा गया, ऐसा भाजपा आरोप लगाती है। और उसका ये भी कहना है कि खासकर अल्पसंख्यकों में एक बड़ा वर्ग जो है वो वंदे मातरम को लेकर बहुत ज्यादा सहज नहीं है। ये सवाल भी बार बार बीजेपी उठाती है। वो कहती है कि राष्ट्रगीत जरूर है हमारा वंदे मातरम, लेकिन अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग, सीधे तौर पर कहें तो मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग, इसे बोलने से हिचकता है। देखिए, जब किसी चीज को आप अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए बोलने लगते हैं, जब उस पर आप अपना एकाधिकार साबित करने लगते हैं, तो आपसे विपरीत विचारधारा के लोग आपसे अलग हो जाते हैं। ये नेचुरल सी चीज है। आप जब आप मुसलमानों को प्रतिद्वंदी कौन समझता है? भाजपा ही तो समझती है। तो भाजपा हर वो काम करती रहती है जिससे मुसलमानों में नाराजगी हो, मुसलमानों को नीचा दिखाया जा सके, मुसलमानों को उकसाया जा सके। भाजपा तो हर समय वही बात करती है। तो चलिए अहमद जी, हम अपने और मेहमानों का भी परिचय करवा देते हैं और तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अपना विरोध ही दिखता है। अहमद जी, फिर से हम आपके पास आएंगे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। महेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आपका पूरा मकसद साफ दिख रहा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। फैजल जी, आपके पास हम आएंगे। नहीं, जरा मेरा नाम ठीक करा दीजिए, फैजल नहीं, फजील अहमद नाम है मेरा। ओके, चलिए ठीक है, हम अपनी टीम से कहते हैं कि आपका नाम ठीक करवाते हैं हम। महेश जी, क्या आपकी नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर है, इसी वजह से आप लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा करवा रहे हैं? देखिए, जिनको अपनी विरासत में सियासत दिखाई दे रही है और जिनके पास वो चश्मा नहीं है, जो उनकी जो एक मजबूत विरासत है, जो कहीं हमें फ्रीडम फाइटर्स से मिले, कहीं हमारे जो जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने फांसी के जो है फंदे जो है वंदे मातरम कहते हुए चुमे, उनको कहीं नसीहत और उनकी फजीहत प्रियंका गांधी करने चली हैं क्या? या जो संविधान सभा या जो संविधान अंगीकार किया, स्वीकार किया जिस गीत को, उसके 150 साल होने के ऊपर अगर कोई सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर कोई बात अगर कही जा रही है, उसके ऊपर आपको शर्मनाक स्थिति आपको लग रही है और आप शर्म महसूस कर रहे हो, तो आप इस देश में रहने के लायक नहीं हो। पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हो, राजनीति करने का आधार आप सर, सवाल तो ये उठ रहा है कि जो पार्लियामेंट, जो राष्ट्रीय, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत रत्न है, जिन्होंने संसद के पटल पे राष्ट्रपति, बतौर राष्ट्रपति जिन्होंने इसकी घोषणा की कि हमारा राष्ट्रीय गीत और संविधान जिसको अंगीकार और स्वीकार करता हो, उसको लेकर ये कहा जाएगा कि सियासत हो रही है। और संविधान का शपथ लेने वाला व्यक्ति, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जब इसको गाने से मना करते हैं तब इनके मौन पसर जाते हैं। क्या मतलब होता है इसका? देश के राष्ट्रीय गीत का कोई आदमी अपमान करेगा और हम चुप करके बैठेंगे और हम ये कहेंगे कि ये सियासत की बात हो रही है।
150 साल का अगर हमारा व्हाट्सएप में पढ़े थे आप? राष्ट्रीय गीत, ये व्हाट्सएप में पुलिया जो है, कितना देखो भैया मैं उपराष्ट्रपति ने नहीं माना था, व्हाट्सएप में आया था आपको? मैं देखो ये नहीं आपको व्हाट्सएप में आया था? ये सब देखो उपराष्ट्रपति सभ्य हामिद तरीके अंसारी से ने सुनो, वंदे मातरम नहीं गाया था, व्हाट्सएप में एकदम पढ़े नहीं गया थे? था। अरे व्हाट्सएप में आया था ना मतलब आपको? ऐसे ऐसे लोग क्यों बैठाते हो और हमारे साथ अरे हमारी जिनको चिंता छोड़ बोलने का दीजिए आप। नहीं व्हाट्सएप में आया था तरीके से वर्मा जी, करना ठीक नहीं है भाई, इंटरप्ट करना नलगढ़ टाक कर रहा है कि आप व्हाट्सएप पढ़ लिए। चलिए ठीक WhatsApp है, पढ़ लिए आप तो दोनों से समझ में आगे आएगा बढ़ते हैं। कि- हमारे साथ दो और मेहमान हैं, ये फिर हम आदमी- बातचीत आगे नहीं, बढ़ाएंगे, नहीं, ये देखते क्या हैं तरीका किसने है? व्हाट्सएप ये से क्या पढ़ाई तरीका की है है भाई? और किसने अरे किताबों में WhatsApp झांका है। निकलिए बाहर। रुकिए वर्मा जी और अहमद जी, आप दोनों अभी कुछ देर के लिए रुकिए, बातचीत आगे बढ़ाएंगे तो फिर देख लेंगे कि फालतू किसने कितनी पढ़ाई की है। अहमद जी, एक मिनट के लिए आप रुकिए अभी। इसके ऊपर ये एक पार्टी बदतमीजी का है, राष्ट्रीय डिबेट प्रवक्ता के बोल नाम रहा पर। है और ये छोटा सा कहाँ का आदमी है ये उसको इंटरप्ट कर रहा है। प्रवेश जी आपके अब्बा पास हैं भी हमारे। आएंगे अभी। वो तुम्हारे अब्बा के अब्बा हैं। तो तुम्हारे अब्बा है हम अभी तुमको पता अभी ही नहीं। अभी इतने व्यक्तिगत स्तर पर मत जाइए, थोड़ा बदतमीज बातचीत में आदमी। शुरुआत में हम अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर हम भी चाहते हैं कि आप ऐसी बातें कीजिए। ये तो तुम्हें टीका लगा लेने से बड़का नेता बन गया अबे क्या तुम? बेहुदा चुप, चुप कर बदतमीज कहीं का बेहुदा, बिल्कुल चुप, भाग यहाँ से। बिल्कुल चुप, बिल्कुल तू चुप। चुप हो जा यहाँ से। कहाँ से आ गया हटाओ तू? भाई, वैभव जी इसको हटाइए। अहमद जी आप एक मिनट रुकिए, अगर ये हटेगा प्रवेश जी के तो पास यहाँ चलते हैं। से। देखिए ऐसे बातचीत हो नहीं पाएगी, WhatsApp में अभी अच्छी से बहुत पढ़ शुरुआती लीजिए। चरण है सर, अभी हमारे पास 1 घंटा है, बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी सबसे पहले सबकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो क्या हो गया? अहमद जी अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपको मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा अपनी टीम से कहकर। सुप्रीम कोर्ट के जज पे जूता आपके फेंको। बोलने का अभी कोई फायदा नहीं है सर, इनको हटाइए आप। अभी सुप्रीम सबसे कोर्ट के पहली जज पे प्रतिक्रिया जूता ले लेने फेंकवा दीजिए। सकते हो। राष्ट्रीय प्रवेश जी आप भी प्रवक्ता अभी का क्या हो रुकिए गया? थोड़ा, अभी कुछ भी आपके बोल पास रहे आए हो। नहीं हैं, अभी भाई, आपका हम कुछ परिचय भी बोल करवाएंगे रहे अपने हो, वन इंडिया के राष्ट्रीय दर्शकों प्रवक्ता से। अरे वैभव जी सुनिए, जी अरे कुछ भी थोड़ा बोलने वो देंगे हम। महेश जी बहुत सीनियर हाँ तो कुछ भी बोलेंगे। जी, हम आप बोल सबसे रहे हैं। भली बात परिचित है, सर। हामिद अंसारी का कहाँ से आया उनको पता चला? हामिद अंसारी ने किताब लिख के बता दी अहमद कि जी, हमने- अहमद जी, आप हमने रुक ऐसा कुछ जाइए। नहीं बोला था। हम अपनी टीम से आप कहना अपनी चाहते बारी हैं कि में जवाब अहमद जी की दीजिए ना। आवाज को थोड़ा भी कम कर दीजिए। हम अभी अपने अरे तो और भी इतना मेहमानों के क्यों- पास चलते हैं। नहीं, आप अपनी अपनी बारी में बात करिए ना, उन्होंने जो बात कही उतनी बारी में प्रवेश बात जी करिए। आप भी अपनी बारी का ही इंतजार कीजिए। देखिए हम सबके पास आएंगे, सबको भरपूर मौका देंगे, आपको जो कुछ भी बोलना है लेकिन एक दायरे में रहकर, मर्यादा का पालन करते हुए। संजय कुमार जी, आप तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सर। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक बड़े समाचार पत्र की रिपोर्ट है, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर पहुंचे थे जिन्होंने वंदे मातरम को लिखा है। उनके घर की ऐसी स्थिति है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, जर्जर हालत है। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि बंकिम जी को भुलाने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी सरकार के द्वारा। सर आप अपने इतने महान व्यक्तित्व जो आपके पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं सिर्फ भारत के लिए भी एक गौरव कर रहे हैं, उनका अगर आप सम्मान नहीं कर पा रहे, उनकी अगर जो विरासत है उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आप कैसी सरकार चला रहे हैं सर? संजय कुमार जी। सबसे बड़े बात है, आप इतिहास को कुछ भी जानते नहीं है। जी चलिए आप ही बता दीजिए। हाँ, आपको मतलब इतिहास को कुछ भी नहीं जानता है। नहीं जानने के कारण क्या, मैं आपको बताता हूँ। चलिए 1925 से लेकर 47 तक आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी को जो मदर कॉन्सेंट है, वो कभी भी मतलब जो वंदे मातरम नहीं बोले हैं। आपको मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं है आपको? इतिहास का आप छात्र नहीं सर है, बिल्कुल शायद बिल्कुल, यहाँ आपकी पे- इतिहास की जानकारी हो सकता है मुझसे दुरुस्त हो, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि आप कौन बोल रहे हैं? आपको वंदे मातरम हम लोग को जब बचपन में हम लोग को जब मतलब जो 4 से 5 साल उम्र होते थे, वंदे मातरम बोला जाता। हम एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के, जिसमें मेरे परिवार के 4 आदमी काले पानी में थे। सेलुलर चलिए जेल में। ठीक है, आपकी जहाँ पर बात वहाँ पर 16 आने आप- सही सर। आप बोल रहे हैं बंगाल में हम लोग इसको मतलब जो किसने मर्यादा दे? आपको 16 दिन पहले राज्यसभा में जय हिंद और वंदे मातरम बोलना नहीं चलिए चाहिए। आपकी बात बोलना पूरी नहीं तरह चाहिए, सही ये सर। भी तो। मैं सवाल फिर से सुनिए, दोहराता हूं, सुनिए ना। वंदे मातरम जिसने लिखा है उसके घर की स्थिति अभी जर्जर हालत में क्यों है? वहां पर मजदूर सोते हुए पाए गए हैं सर। मैं आपको रिपोर्ट भेज देता हूं व्हाट्सएप पर, आप पढ़िए। नहीं। कैसा ख्याल रख रहे हैं आप? नहीं, कौन बोला उसको? हेरिटेज मैं भेजता हूं आपको, व्हाट्सएप करता हूं, आप अभी पढ़िए। मैं आपके सामने पढ़कर बता देता हूं। मीडिया संस्थान की कुछ मर्यादाएं होती है, इसी वजह से मैं उस समाचार पत्र का नाम नहीं ले रहा हूं। उसने बकायदा वहां पहुंचकर खुलासा किया है। आप टक करते रहेंगे ना, बोलने देंगे? क्या करेंगे आप? अगर आप टक करना तो टक कर लीजिए, हम बात नहीं सर, आप पूरी बात अपनी पूरी कीजिए। बस मैं चाहता था आप सवाल पर बने रहे। बस उसको मकान को हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से। आपको जानकारी नहीं है, नंबर 1।
नंबर 2, आज सदन में खड़ा होके मोदी जी बोल रहा बंकिम दा, इसको मतलब समझते हैं? बंकिम बाबू बोल सकते हैं, बंकिम दा, उनको मतलब चाय के दोस्त थे, चाय पीते पीते दोस्ती होता है ना, उसका तरफ से पूछते हैं। नंबर भारतीय जनता पार्टी का मतलब बंकिम दास चट्टोपाध्याय, ये सब आप लोग देखते नहीं है, कहां से क्या लेके आ जाता है, कुछ खबर का मीनिंग नहीं है। ऐसा मतलब क्या है, हमको भी इसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़े ये देश के अगर देश के दुश्मन कोई है तो आरएसएस इस देश के सरेआम देश के सबसे बड़े दुश्मन है। ये आपको मानने पड़ेंगे। तो 1947 से लेकर 2002 तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया था। राष्ट्रप्रेमी युवा दल के जो वहां पर जो नेता लोग थे, उसका नाम था दिलीप चट्टानी, महेश कमाली और बाबा नेरे, 26 जनवरी के दिन में वहां पर तिरंगा फहराया। उसके बाद से अभी लोग वंदे मातरम का प्यारा हो गया है। आपके इतिहास थोड़ा दोहराने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, जानकारी होने पड़ेंगे, तब ना आपको मालूम पड़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़े बात, आज देश प्रेम बन गया इसने, जो देशद्रोही था देशद्रोही आज देश प्रेम बन गया है। सोच सकते हैं, जिस आजादी को लेकर श्यामा प्रसाद से लेकर सावरकर पूरा विरोध करके आया, विरोध इसको नहीं बोला, ऐसा भी ये बोला है हम इस मतलब ये अब हिंदुस्तानी का स्वतंत्रता सेनानी को समर्थन करने से अंग्रेजों को समर्थन करना सबसे बेहतरीन है। ये सावरकर को बुक में किताब में लिखा गया था, मेरे किताब आपको किताब में नहीं लिखा गया था। आज आप इनको देश प्रेमी दिखा रहे हैं, इससे आप लोग पत्रकार है मालूम नहीं है। ये पत्रकारिता का मतलब है चाटुकारिता है। हम चाहते हैं पत्रकारिता कीजिए, आप राष्ट्रवादी सर, आप सवाल का जवाब देते नहीं हैं, आप पत्रकारिता पर ही उंगली उठाने लगते हैं। हमने सवाल सबसे किया है, बीजेपी से भी हम कर रहे हैं सवाल, टीएमसी जिससे आप जुड़े हैं उससे भी कर रहे हैं। चलिए हम अपने अगले मेहमान की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर आपके पास आएंगे। प्रवेश चौधरी जी, टीएमसी का ऐसा कहना है, टीएमसी के जो संजय कुमार जी हैं उनका कहना है कि आपकी अब मजबूरी आन पड़ी है, इसलिए आपको राष्ट्रगान भी भाता है, तिरंगा भी भाता है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी भाता है। आज़ादी के वक्त ना तो आपने इनका सम्मान किया, अब जब जरूरत आन पड़ी है, आपको लगता है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तभी आप इसका सम्मान करते हैं। संजय कुमार जी इतिहास को थोड़ा दुरुस्त कर लें। जो आरएसएस के संस्थापक थे वो वंदे मातरम के गीत गायन पर ही स्कूल से निकाले गए थे। डॉक्टर हेडगेवार वंदे मातरम का गायन किया, इसलिए उनको स्कूल से बाहर किया गया। कब, कौन से किताब में लिखा है बताइए? कितना नंबर पन्ना में लिखा है? संजय जी पहले आप सुनना सीखिए। हमने आपके बीच में किया पन्ना में नहीं, कितना नंबर पन्ना में लिखा है, कौन से पेज में लिखा है? क्या बेवकूफ आदमी है? मत बोलिए बेवकूफ, हम नहीं है, हम नेशनल चैनल में बैठते हैं, हिंदुस्तान का तमाम, हम बीबीसी जैसे नेशनल, आपको इसको मालूम है, गेस्ट कोऑर्डिनेटर बैठा उसमें, हम बीबीसी जो लंदन से ही तो उसमें बैठता हूँ, हम तो न्यूयॉर्क टाइम में उसमें बैठता हूँ। महाराज आप जैसे छोटे मोटे पटकारी नहीं है, हम स्वतंत्रता सेनानी, मेरे दादाजी अनडिवाइडेड बंगाल का। संजय सरकार जी, आप अगर दूसरे संस्थानों का नाम लेंगे तो हम आपको ये बता देते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पास भी यूट्यूब पर उतने सब्सक्राइबर नहीं है जिस चैनल पर आप बैठे हैं उसके जितने हैं। तो आप तुलना मत कीजिए बहुत ज्यादा। नहीं, तुलना नहीं कर रहा है, ये हमको बोले बेवकूफ बोल रहा है। बेवकूफ का मतलब समझता है? 22 मिलियन का मजाक मत उड़ाइए आप, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। मेरे घर के एलआईसी का फाउंडर है डॉक्टर नलिनी रंजन सरकार, मेरे दादाजी है, ये मेरे को बेवकूफ बोलता है। दो कौड़ी का आदमी कौन है ये सब? 2 कौड़ी का आदमी आज दवाई खा के नहीं आए प्रवेश चौधरी। चौधरी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। संजय सरकार जी आपके पास फिर से आएंगे। आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं सर। उत्तेजित नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलना चाहिए, समझना चाहिए। आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए, थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी बारी आएगी जवाब दीजिएगा। निजी हमला मत कीजिए ना किसी को हम बेवकूफ बोला है, हम पर्सनली किसी को। चलिए चौधरी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रवेश चौधरी जी, आप अभी जुड़े हैं? चलिए महेश वर्मा जी, आपके पास चलते हैं। वही सवाल जो हमने वीएचपी के प्रवक्ता से पूछा था, मजबूरी में आपको सम्मान करना पड़ रहा है, ऐसा टीएमसी का कहना है, कांग्रेस का भी कहना है। वंदे मातरम का सम्मान मजबूरी में, तिरंगे का सम्मान मजबूरी में। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जिनको ऐसा लग रहा है कि ये मजबूरी है, ये क्या देश के प्रथम राष्ट्रपति की मजबूरी हो सकती थी? उनसे पूछिए ना, जो वंदे मातरम कहते कहते जिन्होंने फांसी के फंदे चूम लिए,
जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, एक से बढ़ के एक, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में जो है वंदे मातरम के बारे में जिक्र किया। भारत का जो ये गौरव गान है, भारत का जो ये गौरव गाथा है, उसके ऊपर जो है आखिर में सांप्रदायिक रंग किसने चढ़ाया और क्यों चढ़ाया, और सियासत किसने शुरू करी? हामिद अंसारी ने 2017 में चेन्नई में इस गाने के सम्मान में खड़े होने से इनकार कर दिया, इस गाने से मना कर दिया था, और उसका एक स्पष्टीकरण भी आया था उपराष्ट्रपति भवन से। तो सवाल ये है कि जिस प्रकार से इस देश में वंदे मातरम के लेकर सियासत शुरू हुई, और वंदे मातरम का उर्दू तर्जमा वही है, उसमें कहीं भी कोई भी इस देश में कोई भी अपनी माँ के प्रति सम्मान दिखाता है, माँ के प्रति अगर कोई अपनी मातृ वतन के प्रति अगर कोई किसी प्रकार की सद्भावना प्रकट करता है, उसका गुणगान करता है, तो क्या माँ का गुणगान करना, माँ का सम्मान करना, माँ के प्रति इस तरह के भाव रखना, इस तरह की सद्भावना रखना, ये सियासत हो गया? और ये राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। अब इतने भी दिन खराब आपके आ गए कि आप अब राष्ट्रीय गीत को लेकर जो है कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी अब ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि सियासत, भारतीय जनता पार्टी महज सियासत की वजह से 150 साल का जो है अपने राष्ट्रीय गौरव को, अपने राष्ट्रीय गान को, जो कांग्रेस जो है, याद करिए, जो अपने प्रथम वर्ष से लेकर और हर सारे इसके सबसे पहले गान कहाँ शुरू हुआ? रहमतुल्लाह जो थे प्रथम अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अधिवेशन के बने थे कांग्रेस के, उनकी अध्यक्षता में ये राष्ट्रगीत गाया गया। तो सवाल यह है कि आप जब गाइए तो वो नॉन सांप्रदायिक हो गया, वो सेकुलर हो गया, और जब भारतीय जनता पार्टी अगर वो कह रही है तो वो सांप्रदायिक हो गया और वो राजनीतिक चश्मे से उसको देखा जाएगा। महेश वर्मा जी, मतलब लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ये है कि अब ये जो टीएमसी के मित्र हैं जो ये बातें कह रहे थे कि साहब जो है राष्ट्रगान जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद नहीं गाता है। मित्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी, और भारतीय जनता पार्टी की भी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी कोई भी बैठक होती है, उसमें सबसे सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम वंदे मातरम का उपहास इस तरह से नहीं उड़ाते हैं, और वंदे मातरम आपको बोलने में हर्ज क्या है? इसको ये कह दिया गया कि भाई मुसलमान और इस्लाम के हिसाब से वंदे मातरम बोलना जो है वो मतलब वो शरीयत के खिलाफ है। इसका मतलब क्या है? संविधान, जिस चीज को संविधान ने अंगीकार और स्वीकार किया, उसके प्रति अनादर है या नहीं? अगर हम भी सारे देश के हिंदू भी यही बोलने लगे, फिर क्या होगा इस देश का? सेक्युलरिज्म कहां से बचेगा? तो सवाल यह है कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय गीत को, कल को राष्ट्रगान के ऊपर भी यही सवाल खड़ा करेंगे, कल को ये लोग संविधान के ऊपर यही सवाल खड़ा करेंगे, तो इस तरह की सोच और इस तरह की समझ को जो है दरकिनार करके बात नहीं करेंगे। सब चीजों को सियासत के तहत ही ले जाके ये लोग तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। और जिनको सच में, मुझे तो हंसी आती है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इस सोच पे, विचार पे, उनके व्यवहार पे, कि कम से कम उनको अपनी माने देश के इतिहास और भूगोल की भी जानकारी नहीं है क्या? संसद में बोल क्या रहे हैं वो? राष्ट्रीय गीत को लेकर अगर इस तरह की आपकी सोच होंगे, इस तरह से विचार होंगे, तो कौन आदमी इस देश का इसको स्वीकार करेगा और कौन आदमी इस चीज को बर्दाश्त करेगा? तो सबसे पहले तो ये तय होना चाहिए कि सियासत कर कौन रहा है, और ये बौखलाहट आपकी किस बात की है? 150 साल आप क्या विरोध कर रहे हैं सरकार के इस पहल को? नहीं, ये देश नहीं, ये देश नहीं। है कल को 26 जनवरी, नहीं, कल को 26 जनवरी है, या कल को 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, हम लोग के बहुत सारे सेलिब्रेशन है। हिंदुओं का सेलिब्रेशन होता है, मुसलमानों का सेलिब्रेशन होता है, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। आपका कोई सांस्कृतिक सोच है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आप याद करिए जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, और जब अंग्रेजों ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है लोगों को इकट्ठा करने का जो एक के खिलाफ जो है एक फरमान आदेश जारी किया, तो एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया गया।
उसमें दुर्गा पूजा जैसे जो है अनुष्ठान को जिसके ऊपर वो रोक नहीं लगा सकते थे, उसके जरिए लोगों को इकट्ठा किया जाता था, जो वहां बिपिन चंद्र पाल करते थे। बाल गंगाधर तिलक जी है गणेश महोत्सव शुरू किए। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल की किस्सा यही है, उन्होंने बैसाखी के जरिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अलग जगह। ये क्या सारी सांप्रदायिक चीजें थी? सांप्रदायिक सोच के तहत ये सब होता था। आज उसको सांप्रदायिक करार देना, वंदे मातरम को लेकर एक वर्ग विशेष को भड़काना, मुसलमानों को ये बताना कि तुम वंदे मातरम बोलोगे तो तुम गैर मुसलमान हो जाओगे, तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह की सोच आप डेवलप करेंगे इस देश में। महेश जी, लेकिन जो सवाल उठता है वो राष्ट्रवाद क्या है? जी, आपकी बात पूरी हो गई हो तो फिर देखिए सवाल ये उठता है कि हम लोग भी जी अभी वो जो ये जो थोड़े क्रोधित हो रहे थे, ये फाजिल जी, ये खुद कह रहे हैं कि स्कूल में हम वंदे मातरम गाते थे। हम भी गाते थे, हम सब लोग राष्ट्रगान गाते थे, हमें सब किसी को राष्ट्रगान सिखलाया जाता था, हम बोलते थे। तब हमारे बीच में हिंदू मुसलमान की फीलिंग नहीं थी। राष्ट्रगान तो इस देश का हर व्यक्ति गाता है। राष्ट्रीय गीत गाने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय गीत में आपको कोई दिक्कत है क्या? वंदे मातरम जो सफाकुल्ला खान नहीं, सफाकुल्ला खान जो थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने क्या किया? वंदे मातरम के ऊपर उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है, पढ़िए उसको। 1931 में लिखा। चलिए महेश जी, अहमद जी कुछ कह रहे हैं। महेश जी आप थोड़ी देर के लिए रुकिए। जी अहमद जी, देखिए सवाल इस बात का है, कोई सेलिब्रेशन हमारे परिवार में होता है तो हम पटीदार का नाम नहीं लेते हैं, उसको भी बुलाते हैं सेलिब्रेशन में। हमारा चाहे चचा, चाहे गांव का कोई व्यक्ति कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन किसी अच्छे काम में हम उसको भी आमंत्रित करते हैं। लेकिन ये क्या बात है भाई, आप कांग्रेस के ऊपर हर बात का आरोप लगाते हैं। राष्ट्रीय गीत बनाया किसने? कांग्रेस ने ही तो बनाया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत क्या बीजेपी ने बनाया? कांग्रेस ने ही तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया उसको। और कहीं मुसलमानों से कोई, ए.आर. रहमान ने वंदे का मातरम गाया, सारे लोग, कितना गाना बज रहा था, हर जगह बच्चे बच्चे गा रहे थे। ए.आर. रहमान भी तो मुसलमान था। वंदे मातरम से प्रॉब्लम किसको होती है? आरएसएस के लोग जो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। मैं खुद अपने क्षेत्र की एक बात बताता हूं आपको वैभव जी। आज भी वहां पे शहीद स्मारक बना हुआ है। वहां के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की एक ट्रेन को लूट लिया। लूटने के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई किया तो वो लोग गांव-गांव जाके छिप गए। तो वहां के लोग जो है जाकर के वंदे मातरम बोलते थे, तो क्रांतिकारी समझते थे कि कोई मेरा साथी आ गया हमारी मदद करने के लिए। और जब बाहर निकल के देखते थे तो लोग जो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेज सिपाही लेके बाहर खड़े रहते थे, उनको गिरफ्तार करवा देते थे। खुद मेरे इलाके की बात है, वहां पे यही घटना हुई, वंदे मातरम बोला गया और क्रांतिकारी बाहर निकले, अंग्रेजों ने उनको तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया। आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों आरोप लगता है आरएसएस पर कि आपने अंग्रेजों की लड़ाई साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया? वंदे मातरम पर आप कांग्रेस को दोषी बना रहे। अरे भाई, राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी कांग्रेस ने ही दिया उसको। आप तो सरकार में थे नहीं, आप तो कहीं दूर दूर तक सरकार में नहीं थे, विपक्ष में भी नहीं थे तब तो आप। आरएसएस, बीजेपी या संघ या जनसंघ, जिसका दीपक चुनाव चिन्ह था, वो तो दूर दूर तक कहीं सत्ता विपक्ष में भी नहीं था, विपक्ष में भी नहीं थे ना। फिर राष्ट्रीय गीत का दर्जा किसने दिया? वंदे मातरम को। आप कांग्रेस को इस तरह से कह रहे हैं, और कांग्रेस, आप क्यों कांग्रेस का नाम ले रहे हैं? आप तो साबित कर रहे हो कि कांग्रेस जो है कल्प्रिट है वंदे मातरम के लिए। अरे भाई, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा किसने दिया? हम लोग तो एक बार भी नहीं कहते कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, आप उसको कोई दर्जा दे दीजिए। लेकिन ये बात उस दिन उस टाइम भी हुई थी। हमारा ये कहने का मतलब है कि जो 1950 में गुजर गया, आप क्या 2050 तक उसी को रोते रहोगे बैठ करके? चलिए अहमद जी, नहीं करोगे कि संजय सरकार के पास चलते हैं, वो इतनी देर से धैर्य बनाकर रखे हुए हैं, फिर बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे। संजय सरकार जी के पास चलते हैं, नहीं तो सर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। संजय सरकार जी, आप ये दोनों हमारे मेहमानों ने जो कुछ कहा उसके आप जवाब में जो कुछ कहें, उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, खुद ही मैं पढ़कर बताता हूं। पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट की सरकार थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे, तब उस मकान को लाइब्रेरी बना दिया गया था। तभी उसकी मरम्मत भी की गई थी और लाइब्रेरी भी रेगुलर चलती थी। ममता सरकार आने के बाद से हालात बदतर हैं, लाइब्रेरी बंद हो गई है। हम आज
वहां जब भी गए बंद ही मिली लाइब्रेरी। इस सरकार में ना हमें कोई पूछने वाला है, ना ही हमारी विरासत को कोई संभालने वाला है। ऐसा कहना है राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 5वीं पीढ़ी से आने वाले सजल चट्टोपाध्याय का। उनके परिवार के लोगों का ही ऐसा कहना है। मैंने पढ़कर सुना दिया उनका पूरा बयान। अभी आप कह रहे थे कि जो भी गिना रहे थे आप, तो सर उनके जब परिवार के लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप उनकी बात को कैसे खारिज कर सकते हैं? नहीं, आपको शायद आपको पर्सनली आपको कानों में जाके ये सब बात बोले हैं, बाकी कहीं बोला है हमको, मतलब तो दीदी उसको परिवार को साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरे नंबर बात क्या है ना, ये एक डाइवर्टेशन है। डाइवर्टेशन कैसे डाइवर्टेशन है? जैसे राज्यसभा में आप भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किए थे जो वहां पर आपको वंदे मातरम जय हिंद नहीं बोला जाएंगे, नहीं गाए जाएंगे, वैसे इसके लिए इसको डाइवर्टेशन करने के लिए आप लोग कहां से खबर लेके आते मालूम नहीं है। वंदे मातरम जब 150 साल के ये होने जा रहा था, दीदी ने उसको घर में पहुंच उसका परिवार को साथ मिले, परिवार बोले जो आप जो सम्मान हमको दिए हैं, ये मीडिया बंगाल का जितना पेपर है पेपर काटिंग भेज देंगे, और आपको पास में जो न्यूज है अगर उसका अगर पास आपको कुछ वीडियो और कुछ ब्रीफ है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, दैनिक भास्कर की खबर है, ग्राउंड रिपोर्ट है, 5 घंटे पहले पब्लिश हुई है। अभी आपको व्हाट्सएप भी करवा देते हैं। तो सर खबर की विश्वसनीयता पर सवाल मत उठाइए, ये बताइए कि आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की विरासत को क्यों नहीं संभाल पा रहे? सवाल तो आप बीजेपी से बहुत पूछते हैं, वंदे मातरम आजादी के बाद या पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कुछ आपका सवाल होता है कि नहीं गाते थे आरएसएस के लोग, आप लोग भी तो बहुत ज्यादा विरासत संभालने वाले नहीं हैं। सुनिए, एक चीज आपको बताता है, जब हम लोग को नारा लगता है ना वंदे मातरम तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ऐसे करके हम लोग को नारा लगता है, ठीक है ना। आप मत सोचिए जे आप जो बात बोल रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब जे बेबुनियाद एक झूठ के पर्दा लेके आप चल रहे हैं। अगर दैनिक भास्कर लिखे हैं तो ये मोदी जी को खुशी करने के लिए लिखते हैं। क्यों खुशी करने के लिए लिखते हैं? लिखने का कारण ये है ये वंदे मातरम को जिस तरफ से हटाने चाह रहा है, जैसे देखिए भारतीय जनता पार्टी को कहना है जन गण मन अधिनायक जो मतलब राष्ट्रीय गाना है उसको भी नहीं रखा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक तालिबानी शासन आ चुके हैं। ये तालिबानी शासन कैसी बात कर रहे हैं सर? पश्चिम बंगाल के हालात कैसे हैं वो सबको पता है, क्या उसको तालिबानी शासन नहीं बोला जा सकता है? हजारों खबरें मैं भी आपको भिजवा देता हूं, पटाखों की अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, जगह जगह दुष्कर्म की खबरें आती रहती हैं, कानून व्यवस्था के हालात सबको पता है, रामनवमी पर कैसी हिंसा होती आ रही है पिछले दिनों, पिछले कई सालों से सबको पता है। पश्चिम बंगाल में कहां राम राज्य आया हुआ है? दिल्ली में सरकार, केंद्रीय सरकार का दिल्ली सरकार का दोनों को सरकार है, उसको बावजूद भी वहां पर विस्फोट होता है, काफी आदमी मर जाता है। उत्तर प्रदेश में सुनिए ना, हम एक एक करके आता है, बहुत इसको बोलना है। अभी ये जब छीड़ दिया है इसको तो सुनने पड़ेंगे। जैसे मतलब क्या हो गया, एक क्रिमिनल के द्वारा कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को हत्या होता है। मध्य प्रदेश में वेपन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे सभी मर गए हैं। मैं आपको सुना, जैसे बिहार का समस्तीपुर में जो भोलेनाथ को और आपको मतलब जो बजरंगबली को मंदिर से तोड़ा नहीं गया, बेड़ा लगा के उसको बुलडोजर में खींच के लेके गया है, इसको दिखाई नहीं देता मेरे भाई को, ठीक है ना। लेकिन संजय जी जो आप कह रहे हैं कानपुर की कोई घटना बताएं, दिल्ली की बताएं, उसका जवाब हम बीजेपी से ले लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, नेता। आप सुनिए, इतना बेचैन मत हो जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा बेचैन मत होने की जरूरत नहीं है। आप जब छीड़ दिए तो आपको तो सुनने तो पड़ेंगे। चलिए ठीक है, छीड़ दिए तो आपको सुनने तो पड़ेंगे, ठीक है। गुजरात में गांधीनगर शहर बैठाने के 2008 में 13 अक्टूबर के दिन में 80 मंदिर तोड़ा गया था। ये इंडियन एक्सप्रेस में देख गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए शिवलिंगों को तोड़ा गया था। आपको मतलब जो शंकराचार्य बोला, शायद मुगल के समय में भी इतना नहीं तोड़ा गया है। जो बीफ मतलब ये बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान सेकंड नंबर में जाता, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड। आलेमा जैसे कंपनी से ये चंदा लेते हैं। ये धार्मिक के बारे में आप बोलते हैं, ये धार्मिक है। बिहार में किस तरह से भोलेनाथ का मंदिर समस्तीपुर में तोड़ा गया, आपको देखे है कि नहीं है? आप मेरे को मत सिखलाइए। और हिंदुस्तान का पूरा नमूना तोड़ देंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी को पेशाब करके पिलाया गया है। क्या बोलता है, विकसित भारत, डिजिटल भारत, शाइनिंग इंडिया, अब क्या क्या बोलने चालू कर दिया। आप बताइए तो ये 11 साल में कितना। लेकिन संजय जी एक मिनट आप मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने बहुत सारे राज्यों की बहुत सारी बातें बताई, घटना बताई। आप बताइए तो बंगाल में दुर्गा पूजा में दीदी 1,10,000 रुपया करके देता है। संजय जी सिर्फ इतना कहना है। आप कहां चला जाते हैं? एक मिनट सुन लीजिए आप बस।
वर्ल्ड में भ्रष्ट कंट्री में इंडिया को 96 नंबर कंट्री में गिना जाता है। मतलब जो खाना बच्चे को नहीं मिलता 108 नंबर कंट्री में मिला जाता है। अब मेरा रुपया कहां पर है, डॉलर का कीमत कहां पर पहुंच गई, इसके बारे में आप बातचीत नहीं करता। मेरे नौजवान भटक गया है। 38 लाख आदमी इंडिया छोड़ के बाहर में फॉरेन में सिटीजनशिप ले लिया है। आपको मालूम है कि नहीं है? आज 250 लाख करोड़ रुपया लोन चल रहा है। 29 लाख 80 हजार करोड़ रुपया लोन लेकर अदानी बैठा हुआ है। 10 लाख करोड़ रुपया लोन लेकर फरार हुआ है मेहुल चोकसी जैसे राष्ट्रवादी 36 इंडियन, मतलब कोई मुसलमान नहीं है उसमें, कोई आदिवासी नहीं है, कोई मतलब आतंकवादी नहीं है उसमें। विजय माल्या छोड़कर 33 आदमी गुजरात के हैं। मैं आपको गिनाता हूँ 10 लाख करोड़। संजय जी आप बिल्कुल जो याद किए हुए हैं आप पूरा सुना दीजिए, मैं सुन रहा हूँ क्योंकि आप और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सोनिए 10 लाख करोड़ रुपया लोन कर्जा किसको, 2,500 व्यापारी का। हम 3 लाख रुपया लोन देता है ना, हम लोग को कर्जा गुंजा जो मुकुम नहीं करता, मतलब वो नहीं होता है। अब किसको बोल रहा है विकसित भारत? जिस दिन भारत में इसको सरकार जाएंगे ना, मैं आपको बताऊं तिहाड़ जेल को भी एक्सटेंशन करने पड़ेंगे, न तो इसको स्थिति रोमानियन प्रेसिडेंट चेचस्कू जैसा होगा, न तो अफगानिस्तान को जो राष्ट्रपति थे नाजिबुल्लाह जैसे हाल हो जाएंगे। अब लिख के रख दीजिए, अब जिसके लिए तापेदारी, आप राष्ट्रवादी बनिए, भाजपावादी मत बनिए। राष्ट्रवादी हर इंसान को बोलने के हम लोग तो भाजपावादी बन कौन रहा है संजय जी? भाजपावादी बन कौन रहा है? भाजपा के नेता को छोड़ दें अगर इस पैनल में, तो कोई मुझे भाजपावादी दिख नहीं रहा। नहीं, पत्रकार जो चाटुकार बन गया, जो राष्ट्रवादी बोलते हैं वही तो। सर सिर्फ छोटी सी बात है, अब मुझे पता है आप ठप्पा लेकर चलते हैं, चाटुकार, पत्र, गोदी मीडिया, जो भी आपको कहना है कहा कीजिए, आपके कहने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। खैर, लेकिन सिर्फ इतना कहना है सर, आपने कहा कि गुजरात में ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में ऐसा होता है, यूपी में ऐसा होता है, दिल्ली में ऐसा होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो बड़ी अच्छी बात बोले आप वैभव जी। गाली कितना भी खाओ लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ये तो गजब हो गया। अहमद जी अब कोई ठप्पा लगा रहा है तो मैं क्या ही कर सकते हैं? हमने अपनी शर्म ही खत्म कर दी कि जा गाली 2 साल क्या कर। नहीं अहमद जी, बात नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं, ठीक है, आपको भी सवाल में जोड़ देता हूं मैं। आपका कहना है कि देखिए कोई ठप्पा लेकर चल रहा है, ठप्पा लगा रहा है, उस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये कहना है कि दूसरे राज्यों में घटनाएं होती हैं, ठीक है आपका कहना है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में घटनाएं होती हैं, क्या उसकी जवाबदेही टीएमसी के लोगों की नहीं है? वैभव जी और एक बात सुन लीजिए आप। एक बंदा हिंदू राष्ट्र करने के लिए निकले, घर में हिंदू राष्ट्र, घर में हिंदुत्व किसी को बनाने पे, उसको बहन को साथ में कोई मुसलमान को साथ शादी हो गया। नंबर 2, कार्तिक महाराज जिसमें रेप किया है, रेप ने मतलब बलात्कार किया, प्रेग्नेंट किया, एबॉर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी और कार्तिक महाराज को पद्मश्री दे दिए हैं। इतना सारे बात जो होता है ना, आपके यहाँ बोलना हमको भी खराब लगना है। किसको विरोध में बोल रहे हैं हम? क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। उसका अच्छा है आप छीरा छीरी मत कीजिए, छीरेंगे उतना इतना बड़ा लिस्ट हो जाएंगे। आपको ये डिबेट आज चालू हुआ, कल खत्म करने पड़ेंगे, इतना बड़ा डिबेट हो जाएगा। हम नहीं चाहते। संजय जी आप कहाँ, सवाल क्या होता है, आप बात को कहाँ लेकर पहुंच जाते हैं? पहली बात तो आप तुरंत व्यक्तिगत हो जाते हैं, निजी स्तर पर, नहीं पत्रकारिता नहीं है, ये कुछ और है जो कुछ आपका कहना है। मेरा सीधा सा सवाल है सर, पश्चिम बंगाल की सत्ता में आप हैं, 2011 में पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़े बहुमत से ममता बनर्जी को सत्ता दी, 2016 में भी आप जीते, 2021 में सबसे बड़ी जीत आपको मिली। अगर पश्चिम बंगाल में जो भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अगर उससे जुड़े सवाल होंगे आपसे ही पूछे जाएंगे ना, और अगर हम आपसे सवाल पूछेंगे तो आप हमें पत्रकारिता का ज्ञान देंगे, ऐसा होगा? हम ज्ञान हम सबसे सवाल पूछते हैं। अभी हम महेश जी के पास चलते हैं, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर 4 सवाल पूछ लेते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है उसको लेकर सवाल पूछ लेते हैं, यूपी को लेकर पूछ लेते हैं, गुजरात को लेकर पूछ लेते हैं। वो तो उनको जो कहना है वो कहेंगे, लेकिन आपको क्यों इतनी दिक्कत होने लगती है हमारे सवाल पूछने से? नहीं, बंगाल में कोई अगर घटना घटता है तो 8 से 10 घंटे के अंदर में अरेस्ट हो जाता है, फरार होने का मौका नहीं मिलता। तो बंगाल का जो पुलिस है ना, वर्ल्ड का दूसरे नंबर, आपको मालूम है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस वर्ल्ड का नंबर 1। कौन सी रिपोर्ट है? कौन सी रिपोर्ट है? आपको कौन सी रिपोर्ट है? क्या आपको मालूम है जो आरजी कर वाला? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप बताइए कि कौन सी रिपोर्ट ऐसा बता रही है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ पुलिस है? आप गूगल खोल कर सर्च कर लीजिए। नहीं, ये गूगल में हजारों वेबसाइट चलती हैं, उनका भरोसा नहीं कर सकते हम। आप किसी प्रतिष्ठित वेबसाइट का नाम बताइए ना, पश्चिम बंगाल पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस बताने वाली वेबसाइट। आप गूगल व्हाट्सएप ज्ञान की बातें आप करते हैं सर, और आरोप हमारे ऊपर मरते हैं। जानकारी हम बता दे रहे हैं, जानकारी दुरुस्त लेकर आया कीजिए। हाँ जी अहमद जी, आप ही बताइए कौन सी ऐसी दुनिया की वेबसाइट है जो कह रही है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस दूसरी सर्वश्रेष्ठ पुलिस है? सुनिए, अभी जो मुर्शिदाबाद की घटना हुई थी, 100 से अधिक लोग बिहार के लोग पकड़े गए। यहाँ से गाड़ियों में भर भर के भाजपा के लोग बिहार भेज रहे थे और टोपी लगा लगा के दंगा कर रहे थे।
हाँ, पकड़ा गया RSS तो का सब भी हिंदू पकड़ा नाम गया। निकले। RSS बिहारी पकड़े गए, 100 से ज्यादा बिहारी बंगाल में पकड़े गए। ये सबसे बड़े बात क्या है फैजल जी, ये देश के सबसे बड़ा काटमोल्ला को भी पकड़ा गया है, आपको मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? तो अहमद जी, अगर बिहारी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या केंद्र के हाथों में है? तो इसीलिए पकड़े ना, बंगाली की पुलिस तो पकड़ी ना। चलिए ठीक है, हम बीजेपी के पास भी चलते पकड़ी हैं। तो बंगाली की पुलिस, तभी तो हमको मालूम चला, हमें क्या सबसे बड़ा मालूम चला? दुनिया में सबसे बड़ा काटमोल्ला भी पकड़ा गया था, मालूम है आपको? कौन काटमोल्ला था? जो DRDO में काम करने वाला हिंदुस्तान के डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में प्रदीप पुलेकर सबसे बड़ा काटमोल्ला है, जो पाकिस्तान को, हिंदुस्तान का ISI को दस्तावेज भेजता था। वो कौन? ठीक है संजय जी, आप उस वेबसाइट का नाम तब तक खोजिए गूगल करके जिसने पश्चिम बंगाल पुलिस को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ पुलिस बताया है। हम बीजेपी के पास चलते हैं, आप थोड़ा गूगल कर लीजिए सर, इंटरनेट तो होगा ही, बहुत सस्ता चल रहा है इसमें। मेरे को जरूरत नहीं, हम पुलिस परिवार से, मेरे फादर इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, मेरे बहुत सम्मान है उनका, मेरे लेकिन हवाई दावे नहीं चलते सर। चलिए महेश वर्मा जी के पास चलते हैं। ठीक है, आपके सवाल सारे ठीक है। महेश वर्मा जी, आरोप लग रहा है कि आप बिहार के लोगों को पश्चिम बंगाल भेज रहे हैं। SIR की प्रक्रिया को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं सवाल उठ रहे हैं। और जो हम अभी जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वंदे मातरम का मुद्दा, वो सब चीज जोड़कर सिर्फ एक तरफ लोग उन चीजों को घुमा दे रहे हैं। वो तरफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अब पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उसने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन 2026 में वो हर हाल में पश्चिम बंगाल जीतना चाहती है। इसके लिए उसे कोई भी मुद्दा मिलेगा तो उसे भुनाने की वो कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यही रहेगा, पश्चिम बंगाल में अपने सरकार ले आए। वहाँ की जो पश्चिम बंगाल जो है इस देश का एक हिस्सा है, वहाँ के जो लोग भी हैं उन नागरिकों की आप हालात देख लीजिए। आप ही अभी बता रहे थे कि जिस तरह से बंकिम दा के घर को जो है लाइब्रेरी जो है CPM ने घोषित किया, और उसको बंकिम बाबू बोलिए, बंकिम दा नहीं, ये आपको चाय का दोस्त नहीं है, बंकिम दा मत बोलिए। तो मैं एक मिनट महेश जी, बोलूंगा, एक मिनट भैया, मैं खुद कर जाऊंगा क्या वैभव जी? ये नहीं, आप बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए। संजय जी आप रुक जाइए। संजय जी, आप इन दोनों आदमी से डिबेट करा लीजिए। मोदी, मैं कुछ भी बोलूं, आप कौन होते हैं? आप संजय जी काम कीजिए, आप पूरी लिस्ट लिख कर दे दीजिए, किसको कैसे बोलना है, किसको कैसे रहना है। नहीं, अभी अपने भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। कभी अपने बाप को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं, कभी इंटेलिजेंस के ब्यूरो के डायरेक्टर बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि भाई आपको दोस्त, कभी कह रहे हैं कि भाई जो संघ के जो नहीं संघ से जो सरसंघ चालक जी थे, उन्होंने वंदे मातरम, सब चीजों को आप झूठा करार दे रहे हैं। तो आपके साथ बहस करके, हम डिबेट करके क्या करेंगे? आप बोले जाइए, आप बंकिम बाबू, अरे क्यों बोले? हम नहीं बोलेंगे। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हम नहीं बोलेंगे। आपको चाय के प्याला का दोस्त है क्या? तो चाय पीते? हाँ, है, मान लिया, अब मान लेते हैं। हाँ, है, चाय पीने वाला दोस्त है बंकिम दा। आप जैसे बिल्कुल बंकिम दा ही कहेंगे। आज बंकिम दा बोल के भी हम लोग सुनिए, आज सोमनाथ दा की हम बात कर रहे हैं। सोमनाथ चटर्जी हमारे बाप के उम्र के थे, हम सोमनाथ दा करके ही बात करते थे उनसे, तो उसका क्या मतलब हुआ? नहीं, हम हर एक चीज को, हाँ, हर एक आदमी को, अब जैसे हर आदमी जो है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके उपनाम जो है और जिनके बारे में जो है प्रचलित नाम वही होता है। चाचा नेहरू बोलिए, बंकिम बाबू ही समझ लीजिए, क्या करना है। नहीं, हम कुछ भी बोले उसके ऊपर भी रोक लगेगा क्या? मतलब हम आप लोग के साथ डिबेट में बैठ गए तो आप लोग क्या बने, अभद्रता पे उतर आएंगे? आप गाली गलौज करने लगेंगे? नहीं, महेश जी, गलती से आगे दादा चच्चा और भाई में फर्क तो होता है ना। दादा चच्चा और भाई में फर्क होता है। बिल्कुल फर्क, अपनापन में कोई फर्क नहीं होता है। आपका नाम मैं आप अगर बेशक बदतमीज है, हम आपको बदतमीज कहने के बजाय हम आपका फाजिल के नाम फैज ले लें, गलत नाम ले लें, वो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको बदतमीज कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। तो ये चीज तो होना चाहिए ना। अगर हम बंकिम दा बोल रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? नहीं, बंकिम बाबू बोल रहे हैं, उनको ज्यादा। अरे कौन आस्था है? दादा का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई होता है। उनको कुछ मालूम ही नहीं है। आपको मालूम?
तो आप करेक्ट करिए ना, उनको आप करेक्ट करिए कि भाई बंकिम बाबू और बंकिम बाबू तो अपने से छोटे लोगों को बोला जाता है। हमारे यहाँ जो है बिहार में प्रथा है कि बाबू तो हम अपने छोटे भाइयों को, और आप जो आदमी छोटा हो तो उसको संबोधित करके बोलते हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जी मेहमान महेश जी, कि सवाल जो का जवाब आज दीजिए का आप। जो हाँ आज मुद्दा जो है आपका वो बहुत सार्थक मुद्दा है कि देखिए जिसके प्रति हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए, जिस गौरव गान के लिए हम जो है देश में कहीं आज 150 साल का हम ये एक पर्व मना रहे हैं, और उस पर्व के जरिए जो हम चीजों को समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी विरासत कैसी थी और किस प्रकार से हमने इसकी शुरुआत करी। और ये ऐसा गीत था जो कहीं किसानों की लड़ाई बना, कहीं सन्यासियों का लड़ाई बना, कहीं अंग्रेजों के खिलाफ जो है, याद करिए पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों ने लाखों लाख लोगों को जब मारना शुरू किया, बंकिम दा के इस गीत के ऊपर जो है जिस तरह से बैन लगाने की कोशिश की गई, जो एक ऐसा बिगुल फूका, जो हर घर से नौजवान जो ये गीत गाता हुआ निकला, आज उस गीत को जो है याद करके, उसको जान करके, उसके बारे में कहीं हम पूरे देश को, अपने आने वाली पीढ़ी को कहीं हम जागरूक करें, उससे कहीं उससे कनेक्ट करें। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन यही महेश आपका जी, सबसे बड़ा महेश जी, कर्तव्य है। आपके आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का एक पार्ट जो होता है वो यही कहता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और जो आपका राष्ट्र ध्वज है उसके प्रति आपका सम्मान करने का जो है कर्तव्य आपका बनता है। ये आपके मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है संविधान का। जहां पे आप इससे चूकते हो वही लाजमी आपको कई इस चीज को, मतलब कोई भी आदमी देशवासी जो है, हम सब लोग स्कूल से पढ़ के निकले, हमने वंदे मातरम गाया, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई ऐसा नहीं था जिसको इसके ऊपर ऐतराज था। पॉलिटिकल राजनीतिक कारणों से जो है इसको कॉमनल बनाया गया, इसको ये कह दिया गया कि भाई ये जो है मुसलमान नहीं गा सकता है, ईसाई गाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, सिख गाता है तो उसका भ्रष्ट नहीं होता है, मुसलमान गाता है तो मुसलमान में भी 99.9% मुसलमान जो है इस चीज से अछूता है, उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन आदमी जो है किस तरह की बातों को कहता है। ये तो मुद्दा तब उठा जब देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राष्ट्रगीत और एक जियाउर रहमान या वो बर्क करके एक सपा प्रमुख, सपा के सांसद थे, जी संभल से सांसद थे वो, उनका निधन हो चुका है। सांसद थे तो हाँ, तो वो उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाने से मना कर दिया। इसको लेकर जो है जिस महेश जी, वो तो पूरा आलामा की इतिहास ये रहा बात है, कर रहे मैं हैं, दर्शकों को थोड़ा बहुत इकबाल बता भी देता आलामा हूँ। जो ये बात कह रहे हैं उन्होंने इसकी तर्जुमा की है और वो भी आजादी से पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब मैं क्या थोड़ा बहुत होता है? अपने दर्शकों को भी बता देता हूं। उसका एक लंबा इतिहास रहा है सर, वंदे मातरम को गाने न गाने को लेकर। 1923 में, यानी आज से 102 साल पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जौहर। उन्होंने भी वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था और वो कुर्सी से उठकर चले गए थे। तो बहुत सारे ऐसे विवाद हमेशा से आते रहे हैं। जमीयत में उलमा हिंद उन्होंने भी कहा है कि कई बार की वंदे मातरम को लेकर किए, वो तो राजनीतिक कारणों से किए। जो जौहर साहब थे उसका सर सवाल ये है वहां सर, से उठ के मुस्लिम लीग में चले गए। महेश जी, सवाल ये नहीं है, सवाल है अगर ये इतिहास इतना लंबा रहा है तो उसे अभी कुरेदने की क्या जरूरत थी? क्या ये नहीं है जैसे आपके बारे में कहा जा रहा है कि जब बिहार चुनाव नजदीक आया, लोकसभा चुनाव से एन पहले, जब आपको लगा कि बिहार में स्थिति थोड़ा बहुत खराब हो सकती है, आपको कर्पूरी ठाकुर एकदम महान नजर आने लगे, भारत रत्न दे दिया, प्रधानमंत्री उनके पैतृक आवास तक पहुंच गए थे। वैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहा है तो आपका पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में किस तरह से जो वहां के बड़े सम्मानित लोग रहे हैं उनको किस तरह से उनका उपयोग किया जाए, चुनावी लाभ उठाया जाए, ऐसा आप कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। देखो भैया, ऐसा है कि इस देश में जो है ना, चुनाव जो है हर 2 या 3 महीने में, 6 महीने में जो है चुनाव सामने आपके होता है और उसी हिसाब से आप लोग स्विच कर लेते हैं बिहार से पश्चिम बंगाल। स्विच कोई नहीं करता है। कर्पूरी ठाकुर जी का आप उनका इतिहास देखिए, किस प्रकार के वो व्यक्ति रहे, उनके पास क्या है सर। 2014 से आप सत्ता में थे, 10 साल लगे आपको भारत रत्न देने के लिए और शोषित। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जिन चीजों को लेकर कर्पूरी जी के बारे में जो एक, हम तो फिर भी उस चीज के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न किसने दिया, आप समझ सकते हो।
कर्पूरी ठाकुर की आप बात कर रहे हो, जी, कर्पूरी वो तो ठाकुर कांग्रेस हो से सवाल या उठता चौधरी ही है चरण कि सिंह आजादी है। के इतने सालों बाद बाबा साहेब को क्यों भारत रत्न दिया गया। हमने मुलायम सिंह यादव को भी कहीं पद्म विभूषण दिया, हमने शरद पवार को भी पद्म विभूषण दिया, हमने जो है जो देश के प्रणब मुखर्जी थे जो कांग्रेस पांव से लेकर सर तक ये थे, उनको भी हमने कहीं भारत रत्न से नवाजा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे हमारे लिए कहीं उपयोगी थे क्या राजनीतिक रूप से? नहीं, ये हमारे देश के वो धरोहर हैं जिनके कंट्रीब्यूशन, जिनकी राजनीतिक जीवन जो है वो कहीं देश को मजबूत किया है। इन्होंने राजनीतिक में सुचिता प्रदान की है, इन्होंने राजनीति को कहीं लोकतंत्र को मजबूत किया है, लोकतंत्र को जो है भारत के लोकतंत्र को इन्होंने गिराया नहीं है। भारत के लोकतंत्र को लेकर लोगों को बीच में जो है इनका एक विचार और प्रवाह जिस तरह से रहा है, उनके लिए उनको कहीं सम्मानित किया गया है। अगर ये कहते ना इस चश्मे से देखना कि नहीं साहब ये तो फलाने आदमी, हमारे लिए तो कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री वो बने तब हम उनके विरोध में खड़े होते थे। महेश जी, थोड़ा हटके किस सवाल है, प्रकार से पश्चिम बंगाल में इस बार आपकी उम्मीदें क्या हैं? आपको लग रहा है कि आप लोग ममता बनर्जी का किला ढहा ले जाएंगे? देखिए, ममता बनर्जी का किला जो है वहां की जनता की खुद की लड़ाई है। उस चंगुल से, उस अराजक स्थिति से, जिस प्रकार से पाकिस्तान बनाने पे वो तुली हुई हैं, जिस प्रकार से उसको पूरे बंगाल को वो जलाने के ऊपर मतलब आमदा है, विधानसभा के पटल पे शहाबुद्दीन जैसे रेपिस्ट का बचाव करना क्या मतलब है? जिसको हाई कोर्ट कहता है कि भाई इसको अरेस्ट करके इसको अंदर करो, नहीं तो ये और भी बहन बेटियों का इज्जत लूटेगा। साबुद्दीन कौन सा तो साबुद्दीन? वो साबुद्दीन कौन सा साबुद्दीन? बंगाल में कौन सा साबुद्दीन है भाई? अरे भैया WhatsApp वो पे बात किया था मैंने। रेपिस्ट था ना, वो क्या नाम था कौन जिसका वो रेपिस्ट? मॉल था जो ईडी गई थी जिसके यहाँ ये कर रही मॉल है है? किसका मॉल साहब है? वो। अरे आपको किसका मालूम क्या है? है? आप अनजान, आप जो है गूंगे बहरे अंधे की तरह बात करेंगे, वैसे बात मैं थोड़ी करूंगा। नहीं आप उसका गूंगे जिसका बहरे मॉल था, अंधे, जिसको ईडी गई थी अरेस्ट करने, उसको अरेस्ट करने से के पहले ईडी के ऊपर हमला हो गया था। पहली बार सुन रहे आप भी सुनिए पहली ना, बार सुन रहे हैं। आप पहले सुन लीजिए। जो संदेश काली में जो घटना घटे थे उसको क्लिप भी आया, भारतीय जनता पार्टी को मंगल अध्यक्ष बोल रहा है हमको पैसा दे गया था, महिला को 2-2 हजार रुपया लेके बोलो जाके हमको रेप किया जाए। सीबीआई सबको बुलाया है, आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसमें? अरे तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोई नहीं आया, क्या क्या है? कौन हाई कोर्ट ने क्या कहा? संदेश काली में किसके कहने से अरेस्ट हुआ? सुनिए ना, ममता महिला ने बनर्जी ने बोला, विधानसभा के फ्लोर पे क्या बोला? महिला ने कहा है हम लोग को 2-2 हजार। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप बहन बेटियों को ऐसे कह रहे हो जिनकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ। आपके घर की बहन बेटी कोई होती उसके लिए भी यही कहते हैं आपके 2,000 रुपए लेके वो अपनी इज्जत से सौदा कर रही है। बिल्कुल, वो बोला कोर्ट आके, और आज उसी इलाका से रेखा को चुनाव खराब हुई थी, रेखा पात्रो 3.5 लाख वोट से लोकसभा में चुनाव हारे हैं। यह झूठ था। अरे यार, अभी तो आप कह रहे थे ना कि 2,000 रुपए लेके और बहन बेटी अपनी इज्जत को नीलाम कर रही थी, आप ये कहना चाह रहे हो? नीलाम नहीं, 2 हजार रुपया शुभेंदु देके आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? पुलिस स्टेशन में बोला है, या बोलिए जाके बलात्कार हुआ, जब सीबीआई सबको बुलाया। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपको डीएनए टेस्ट करेंगे, आप किसको बचा रहे हैं? हम लोग किसी को नहीं बचा रहे, हम सच्चाई को। अरे भाई, आप किसको बचा रहे हैं? आपकी बहन बेटी के साथ यही और रेप किया होता तब क्या होता? तब भी यही बोल रहे होते आप। आपको अगर इतना, तब भी आप यही बोल रहे होते कि 2,000 लेके मेरी बहन बेटी ऐसे होती है, बहन बेटियों की इज्जत का इस तरह से उछालेंगे। आप कुलदीप सिंगार को आपको विधायक बनाते, रेपिस्ट को रामदुलाल आपको। अरे भाई, हमने तो उसको फिर भी बाहर निकाला ना, आपके था, हमने उसको बाहर का रास्ता दिया। चलिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत सार्थक बातें हम लोग कर रहे हैं। संजय जी रुकिए एक मिनट। नहीं रुकिए ना, इसको जानकारी, इसको जो बता रहे हैं। महेश जी ने शायद शाहजहां शेख की बात की थी, ठीक है, संदेश खाली वाला मामला था पूरा। ठीक है, ये हमारी बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। देखिए, वंदे मातरम पर जो बातें होनी थी वो तो हो ही गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप उसका सही से एक जवाब दे पाएंगे कि उनका घर का हालात, अभी उनके घर के हालात क्यों जर्जर हैं। देखिए, आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा हटके सवाल है। हुमायूं कबीर वाला जो मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है, वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं मुर्शिदाबाद में, उसको लेकर महेश वर्मा जी, कहा जा रहा है कि आपने
हुमायूं कबीर को कहा है कि पर्दे के पीछे से कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे चुनावी फायदा बीजेपी को हो। महेश जी, आप जुड़े हुए हैं अभी? चलिए संजय सरकार जी, हुमायूं कबीर आपके इशारे पर काम कर रहे हैं बीजेपी के। एक मेरा ले लीजिए बीच में। जी बिल्कुल, अहमद जी आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। वर्मा जी से डरी गए एकदम, पूरा समय तो उन्हीं को दे दिया। आप ही दोनों बचे हुए हैं। अहमद जी आप जवाब दीजिए पहले, हुमायूं कबीर वाले मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जो कुछ वो कह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जीरादेई में घर है बिहार में, जी कैमरा लेकर वहां भी जाइए ना, तो देख के बिल्कुल कैसा बिल्कुल है सर, घर। बिहार चुनाव के दौरान हमने उससे कवर किया था, आपको हम भेज देंगे लिंक। तो वो देखा आपने कैसा घर है उनका? सबसे सवाल होंगे सर। जीरादेई में देखा उनका घर कैसा है? कहाँ कौन लोग हैं उनके माता, उनके लोग, बच्चे लोग कहाँ रह रहे हैं? कुछ देखा आपने? वीर अब्दुल हमीद का है, और कई क्रांतिकारी हैं, कई लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में मरे हैं, उनको पेंशन तक नहीं मिला। बहुत कुछ है। और 2014 से इधर तो बीजेपी जवाबदेह है ना। 14 से पहले क्या हुआ, इसीलिए तो देश की जनता ने बीजेपी को लाया। बिल्कुल बिल्कुल अहमद जी, तो 10 साल सवाल का जवाब सबसे तो होने बीजेपी चाहिए। इन सवालों का मूल उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जो भी ऐसे लोग रहे हैं, महान लोग हमारे देश के, उनकी विरासत को कैसे संजो कर रखा जाए, फिर कोई भी सरकार हो। सवाल सबसे होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जो है, उनके घर की हालत को नीरज शेखर ने पार्लियामेंट में उठाया और कहा कि इतने साल 10 साल हो गए बकुलहा स्टेशन को जयप्रकाश नगर स्टेशन नहीं बनाया जा रहा है। तो खुद बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद है नीरज शेखर, उन्होंने जयप्रकाश नारायण के स्टेशन का नाम और ये सब चीजें उठा रहे। क्यों उठा रहे? ये सब तो पहले हो जाना चाहिए ना। एक राज्यसभा एमपी को, बीजेपी के राज्यसभा एमपी को हाउस में क्वेश्चन लगाना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? एक ट्रेन चलाने के लिए, एक ट्रेन का स्टॉपेज करने के लिए, एक बकुलहा स्टेशन जो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है, उसको जयप्रकाश नगर स्टेशन बनाने के लिए एक राज्यसभा के, बीजेपी के राज्यसभा एमपी को सवाल पूछना पड़ रहा है लोकसभा के अंदर। आप समझ रहे हैं लोकतंत्र कहां जा रहा है? विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, सुनते ही नहीं है कोई, अब विपक्ष को तो सुनते ही नहीं है। चलिए अहमद जी, वो सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, हुमायूं कबीर वाले मामले को आप कैसे देख पा रहे हैं? हाँ बोलिए, अब दोबारा सवाल पूछिए। हुमायूं कबीर जो विधायक रहे हैं टीएमसी के, फिलहाल निलंबित हैं, वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं मुर्शिदाबाद में। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? तो क्या उनके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति काम कर रही है? बाबरी मस्जिद क्या दिक्कत है उससे? आपको कोई दिक्कत है आपको बाबरी मस्जिद से? मुझे कोई दिक्कत नहीं, संवैधानिक अधिकार है उनका बनाने का, लेकिन उसको राजनीतिक रंग दीदी से सुन लीजिए, हम लोग का दीदी से कुछ प्रॉब्लम होगा, हम लोग दीदी से समझ लेंगे। सारे लड़ाई के बावजूद भी वोट दीदी को ही देंगे। पूरे बंगाल के मुसलमान पूरे वोट दीदी को ही देंगे। दीदी से वो तो नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं सर, वो हम लोग समझ लेंगे उनसे। वो अहमद जी, आखिर मस्जिद बनेगा तो परमिशन तो दीदी ना देंगी। मस्जिद बनेगा तो परमिशन तो दीदी ना देंगी। मस्जिद बनाने तक बात सीमित होती तो ठीक थी। हुमायूं कबीर अपनी राजनीतिक पार्टी भी तो बना रहे हैं। अमित भाई यहाँ पर डुएल खेल खेला हो गया था। कैसे डुएल खेल खेला? जैसा जिस दिन बाबरी मस्जिद का डिक्लेयर किया तो 2 दिन के बाद में कोर्ट में कुछ जनता पहुंच गया, भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी सेल वगैरह पहुंच गया। केस में बोला इसको बाबरी मस्जिद बनना नहीं चाहिए। कोर्ट के जो जज था वो बोला हम इसमें इंटरफेरेंस करेंगे ही नहीं। जाति और खाना और मंदिर और मस्जिद, इसके बारे में हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। और बंगाल गवर्नमेंट को, पुलिस को बोला जब तक ये प्रोग्राम होगा तब तक आपको पुलिस प्रशासन, हुमायूं को मतलब जो सुरक्षा देने पड़ेंगे। एक भी घटना नहीं घटना चाहिए। घटना घटेगा तो बहुत बड़ा कुछ आपको ऊपर हम लोग अंजाम लगाए नहीं, हम लोग जजमेंट दे देंगे आपको खिलाफ। ये बोला हम लोग तो पूरा देखिए लॉ एंड ऑर्डर को, एक भी लफड़ा नहीं। उसी दिन फिर राम मंदिर भी बनाया, उसने बहरमपुर में बनाया। सबसे बड़ा बात क्या है मालूम है? दीदी जब बैट करने के उतारती है तो 128 रन नॉट आउट रह के क्रीज में उतारती है। मतलब 294 सीट में आपको 128 दीदी नॉट आउट रह गए, 128 मतलब 128 सीट दीदी एकदम हाथ में लेके उतारती है। रह जाता है 166 सीट। 166 सीट में भारतीय जनता पार्टी को 147 मिलना नामुमकिन है। अभी कैसे खेलने पड़ेंगे? हुमायूं का था, हुमायूं को बंगाल का आदमी लोग बोलते पलटू कबीर। कैसे पलटू कबीर बोलते? इसको कोई ठीक नहीं। कल कांग्रेस, परसों बीजेपी का भी चुनाव, आप मालूम है 2019 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, चौकीदार हुमायूं कबीर भी लिखा, बहुत कुछ लिखा। जब आपको पता था 2021 में टिकट क्यों दिया? सुन दीदी का मन में मनता है इसके लिए दे दिया। मैं आप सुन लीजिए बेटा, आप कल एक लोकल चैनल में मैं आपको बंगला में ब्रीफ है, हम हिंदी में करेंगे, आप उसको दिखा सकते तो बहुत बढ़िया होगा। बंगला भी समझ जाएंगे सर, आप भेजिए बस। बंगला बोला है भारतीय जनता पार्टी मेरे को 1000 करोड़ रुपया फंडिंग किया है टीएमसी को तोड़ने के लिए। क्या बोल रहा? हम लोग को आईएसएफ जो इंडियन सेकुलर फोर्स, नौशाद सिद्दीकी का पार्टी है,
ये मीम है एआईएम जो है उनको साथ में, एआईएम तो इनकार कर दिया, फिर बोला हम कांग्रेस इनकार कर दिया, कम्युनिस्ट इनकार कर दिया। इसको क्या था, जब अकेला चुनाव लड़ा है इसका जमानत भी नहीं रख पाता। जब तक दीदी का तस्वीर और पार्टी का सिंबल था तो ये जीत के आते थे। सबसे बड़े बात क्या है, मतलब भारतीय जनता पार्टी इसको फंडिंग कर रहा है कि अगर मुस्लिम वोट को दीदी 128 को तोड़ देंगे तो ये आसान से सरकार बनाएंगे, लेकिन दीदी नॉट आउट क्रीज में है, 128 लेकर बैटिंग कर रही है और लग गया 166 रन को उसको मतलब लक्ष्य में पहुंचाना है। लगभग मैं आपको आज के तारीख में वैभव जी आप कोर्ट पेपर स्टैम्प पेपर में लिख के रख दीजिए, इस बार जो नतीजा होना चमकदार नतीजा हो 225 से 265। क्यों मेरे को विधानसभा के लिए पार्टी से अस्पताल बनाया 294 विधानसभा, तुमको घूम के रिपोर्ट, एक रिपोर्ट हम लोग बना के दे दिया है। एसआईआर हुआ बंगाल में, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? भाजपा को कितना मिलेगा? आप तो अपना बता दिए। भाजपा को अगर 40 से 45 मिल गया तो बहुत मिल गया, लेकिन 30 के नीचे ही रहेंगे। कि हम नहीं बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी को जो बंगाल को जो भूतपूर्व जो सेक्रेटरी था सायंतन बसु, जो काफी चुनाव भी लड़ा अटल जी के समय से वो पार्टी कर रहा है, वो बोला भारतीय जनता पार्टी को 26 में 30 सीट नहीं मिले, 26 साल में 2026 में 30 सीट भी नहीं मिलेंगे, ये एकदम खुलासा बोल दिया। रह गया नैरेटिव कैसे, नैरेटिव पहले कैसे बात 3 करोड़ 40 लाख आदमी एसआईआर में नाम चला जाएंगे। मुस्लिम को ऊपर में अंगुली उठाया था। मैं आपको बताता हूं, मुस्लिम 1876 का कटजार देखा, मैं डीट दिखा रहा है, हम दिखा नहीं पाते हैं, वो मुस्लिम लोग दिखा दे रहे हैं। लेकिन लास्ट रेशियो का आ गया 90 और 10 हो गया, 90 हो गया हिंदू और 10 हो गया मुसलमान का। अभी तक बीएसएफ को जो ईस्टर्न रीजन के जो आईजी है उस कल प्रेस ब्रीफ किया है, उसने बोला 186 घुसपैठियों को हम लोग बांग्लादेश में भेजा है और एसआईआर जब किया है 3 रोहिंग्या और 90 बांग्लादेशी को पकड़ा गया है। मैंने कितना संपर्क बोला 2.5 करोड़ 3 करोड़। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात क्या मालूम है आपको, मैं बहुत दुख के साथ बताता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है ये। 2002 से लेकर 2024 के बीच में 2002 में बांग्लादेश में हिंदुओं का संख्या था 15%, आज हो गया 6.5%। इन बिटवीन उस टाइम के अंदर में जितना भी हिंदू आया था, ये जैसे भारतीय जनता पार्टी का 3 एमएलए है, जैसे सपन मजूमदार जो बनगा का विधायक है, सपन मजूमदार जिसके माता पिता का नाम 2002 का लिस्ट में भी नहीं है और 2000 उनको भी लिस्ट में नहीं है, अशोक कितनिया का नहीं है, असीम सरकार जो विधायक इनका नहीं है, ये हम आपको बता रहा है। और सबसे बड़ा सपन मजूमदार गोपालगंज में रहते थे, 2023 में उसको जिला परिषद का जो अध्यक्ष जी लेकर है, 2023 के बाद में सपन मजूमदार बांग्लादेश का गोपालगंज जहां पर शेख हसीना चुनाव लड़ता वहां को वोटर नहीं है, आज से नहीं है, 2023 तक वो वहां का वोटर था और इंडिया में भी वोटर था। 2021 में बंदा से वो चुनाव जीते थे, 2000 वोट से जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक। संजय जी सोचिए अगर किसका नुकसान हुआ, नुकसान हिंदू का हुआ है, नुकसान हिंदू का हो चुका है। आपको क्या लगता है कि घुसपैठियों का मामला अभी पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा मामला नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा आप बताइए, आप तो पत्रकार है, देखिए आप हम बोलेंगे तो फिर आप मेरे ऊपर नाराज हो। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, खुलकर बोलिए सर। अच्छा बस व्यक्तिगत छींटाकांसी मत कीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर आप जाते हैं तो ठीक बातें नहीं होती सर। हमने एकदम नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सीमा को जो है ये बीएसएफ देखता है, बीएसएफ के मालिक है अमित शाह, बिल्कुल बीएसएफ के मॉनिटरिंग करते हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो भी अमित शाह के अंदर में। और कोई भी घुसपैठी से लेके कुछ उल्टा सीधा कुछ उसको देखता है एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस। गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से सवाल होना चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या घुसपैठियों का मामला अभी पश्चिम बंगाल में कोई मामला है भी या नहीं? मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, मेरे को पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम कैसे बताएंगे? हम जी बिल्कुल काका पढ़ने के बाद ही तो आप एक पोयम बोल पाता, मछली जल का रानी है, जीवन उसको पानी है, तभी तो बोल पाएंगे। उसको पहले बोल काका नहीं सीखेंगे तो कैसे बोलेंगे? फिर उसको सुपर मॉनिटरिंग करते हैं। रॉ किसके अंदर में पता, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, वो प्रधानमंत्री इंडिया का सबसे बड़ा जासूसी सेंटर, वर्ल्ड वाइड से लोग जासूसी करता है, वो देखता है। अगर सबको निगाहों से रह के अगर घुसपैठी इंडिया के अंदर घुस जाता है तो ये अमित शाह का एनसीआईबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो इंटेलिजेंस, ये लोग बोल रहा है, क्या बोल रहा है मालूम है आपको? ये लोग बोल रहा है हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ घुसपैठी। हम बिल्कुल बोलते हैं घुसपैठी हिंदुस्तान के अंदर रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए। लेकिन क्या घुसपैठी पश्चिम बंगाल में है या नहीं, आपका क्या मानना है? देखिए अगर घुसपैठी, मैं एक चीज बताता हूँ वैभव जी, मैं एक चीज आपको बताता हूँ,
पाकिस्तान में सर हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि बातचीत अभी 1 घंटे से ज्यादा हो गई है, हमें इस बातचीत को खत्म ही करना होगा। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, वहां की राजनीति को समझते आ रहे हैं, हम दिल्ली में बैठकर पश्चिम बंगाल को समझना चाहते हैं कि क्या सच में घुसपैठिए वहां पर हैं या नहीं, या फिर भाजपा ऐसे उल जलूल मुद्दे उठाते रहती है। जो देखिए, जो घुसपैठी है उसको हम लोग ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं, उसको पुशबैक करना सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ता है, कि बंगाल गवर्नमेंट को हाथ में नहीं है। अगर घुसपैठी, देखिए जैसे जैसे चुनाव होगा ना, अभी बंगाल में चुनाव है, बंगाल में, असम में घुसपैठी जाएंगे, मणिपुर में जाएंगे, केरल में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, संजय जी पांडिचेरी में भी बिल्कुल बिल्कुल तो अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी जहां जाए तो घुसपैठी वहां चला। मैं आपको थोड़ा, आज से 20 साल पहले सर, 20 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया, 4 अगस्त की तारीख थी, साल था 2005। ममता बनर्जी लोकसभा की सदस्य हुआ करती थी, लोकसभा में वो बोल रही थी, कुर्सी जो स्पीकर की कुर्सी होती है उस पर बैठे थे चरणजीत सिंह जी, बिल्कुल घुसपैठियों के मुद्दे पर बोलना जारी रखा था ममता बनर्जी ने, उनको रोका गया स्पीकर के द्वारा, बिल्कुल रोका गया था, बोलने और उन्होंने पेपर फेंक दिया था स्पीकर की ओर। आपको याद है वो चीज, वो घटना? रहना नहीं चाहिए, हम सब कुछ याद है, पेपर फेंका था अपना। अगर 20 साल पहले घुसपैठियों का मामला इतना बड़ा था कि ममता बनर्जी लोकसभा में इतना गुस्सा हो जाती हैं, तो आज 20 साल बाद वो मामला बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि आप सत्ता में हैं। हम घुसपैठी के मामले में क्यों अगर घुसपैठी भारतीय जनता पार्टी का जो भूतपूर्व अध्यक्ष था बंगाल का, उपाध्यक्ष दिलीप घोष बोल रहा है बीएसएफ पैसा लेके ये सबको घुसाता है, देखना चाहिए हमको। यार घुसपैठी कैसे हम पकड़ा जाएंगे? अगर जैसे जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान इलाका में आकर रहता है, मेरा हिंदू इलाका है, हम लोग हिंदू जहां रहता है, हमको घर में कोई घुसपैठी है, हम तो बोलेंगे मेरे रिश्तेदार फलाना जगह से ढलाना, इसको देखने का जिम्मेदारी तो बीएसएफ को है ना। उसको साथ में चेक पॉइंट भी बनाने पड़ेंगे। चेक पॉइंट कैसे बनाने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूं। बॉर्डर पुलिस बीएसएफ से केवल नहीं हो सकता है, बॉर्डर पुलिस भी बनाना चाहिए। बॉर्डर पुलिस बनाने से ये बिल्कुल खत्म हो सकता है, लेकिन गृह मंत्री जी पैसा खर्चा करने के लिए तैयारी में है ही नहीं है। घुसपैठी बोलेंगे, आप खुद ही स्वीकार किया, हम पूरा बॉर्डर से घुसपैठी रुक नहीं पाता है, कभी पहाड़ से आ जाता है, कभी जमीन से आ जाता है, कभी जंगल से आ जाता है। क्यों यूएसए नहीं रुक पाया? कहीं मेक्सिको होकर बहुत सारे घुसपैठी यूएसए में घुस जाता है, इतना बड़ा देश जहां का एफबीआई से लेकर सीआईए। अंततः फायदा तो आपको ही होता है ना, आप लोग आसानी से आधार कार्ड बनवा देते हैं, उनका राशन कार्ड बनवा देते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा देते हैं, फिर वही लोग चुनाव में आपको वोट देते हैं और आप सत्ता में आते हैं। ये एक बहुत मजेदार कहानी बोला है। 2021 का 23 जून के तारीख में भारतीय जनता पार्टी को मंडल अध्यक्ष था आपको हिंगलगंज में कमल दास को, सॉरी निताई दास को घर से 15 बांग्लादेशी को पकड़ा गया था, और वो बांग्लादेशी बोल रहे हैं कि हमको 1 लाख रुपया लेके ये लोग कार्ड बनाता। फिर यह संजय जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वो बात सही होगी। आपका मैं अपनी टीम से व्हाट्सएप नंबर लेता हूं, आपको मैं ऐसे 15 वीडियो भेजता हूं जिसमें लोग कह रहे हैं कि मैं पश्चिम बंगाल में घुसा बांग्लादेश की सीमा से, मुझे टीएमसी के लोगों ने यहां पर पूरी व्यवस्था कराई, मेरे लिए राशन कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, वोटर आईडी कार्ड मेरा बनवाया, और मैं चुनाव में वोट भी दे चुका हूं टीएमसी को। ऐसे वीडियोस तो बहुत सारे हैं। अच्छा, अगर बनाया है, मैं आपको चीज, वोटर की जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार का संस्था है उसको देखना चाहिए। और आधार जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में पड़ता है, केंद्रीय मंत्री को अंडर में, अगर आपको अंडर में मैन पावर नहीं है, ये सब अगर वेरिफिकेशन करने के लिए जिम्मेदारी तो आपको लेने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अभी सपन रुईदास पकड़ा गया है, उसको घर से कम नहीं तो 2000 आधार कार्ड, 500 के ऊपर आपको वोटर कार्ड मिला है जिसको पैसा देके बना रहा है। ये तो केंद्र सरकार का संस्था है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आप पुलिस वेरिफिकेशन कराइए ना आधार में, कौन मना कर रहा है? हम तो मना नहीं कर रहे, हम तो चाहता है हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। हसीना को भी यहाँ से भगाइए, हसीना भी एक घुसपैठी है, बिना पासपोर्ट में। ऐसा मत कहिए सर, ममता बनर्जी शेख हसीना के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भगाइए उनको? अलग चीज है, मतलब सत्ता गई आप दुश्मनी बना लेते हैं तुरंत, दोस्त से दुश्मन। दुश्मनी नहीं बना रहा है, आपको गलत। क्या ये सच नहीं है कि ममता बनर्जी और शेख हसीना की काफी अच्छी दोस्ती थी जब वो प्रधानमंत्री थी? तो देखिए, हम तो सबसे दोस्ती अच्छा रखते हैं, लेकिन तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं भगा दीजिए? उसको पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट उसको लैप्स हो गया, वीसा नहीं है, कुछ नहीं है, बिना पासपोर्ट रहता है, वो भी तो अवैध रूप से रह रहे हैं ना। भारतीय उसको तमाम पार्टी का नेता भी तो अवैध रूप से रह रहे हैं ना, इसको क्यों नहीं हटा सकते? अगर वो भी तो घुसपैठी है। अगर कानून के तराजू तो इक्वल होगा ना,
इसके लिए कम, इसके लिए ज्यादा तो नहीं हो सकता है। अगर हिंदू शरणार्थी के लिए अगर वो घुसपैठी हो सकता है, आपको मालूम है मेरे पास बॉर्डर कितना है, हम लोग तो अभी पूरा नजर रख रहा है, रोते रोते बांग्लादेश जा रहा है, बोला हम लोग बांग्लादेश से आए थे यहाँ पर रहने के लिए, लेके अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अब तो सब कुछ चला गया, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, उसको लिए अभी उसको लिए कुछ नहीं है। बोले सीए के तरफ से उसको नागरिकता दिए जाएंगे, उसको भी नागरिकता नहीं दिया जा रहा है। आज मथुआ लोग इसके ऊपर पूरा गर्म हो गया, मथुआ गर्म है, सुब्रत ठाकुर को पूरा, शांतनु ठाकुर को गाली दे रहा है। आपको एक चीज सुनने में आपको अजीब लगेगा, उसको शांतनु ठाकुर को लेटर हेड में जियाउर राम को लिखा जा रहा है, 85 जो बैटालियन है, बैटालियन कमांडो को लिखा जा रहा है, ये बीफ लेके 3 केजी बीफ लेके बांग्लादेश जाएंगे, इसको परमिशन दीजिए। शांतनु ठाकुर कौन है? भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग है, अपना लेटर हेड में लिखा, अगर चाहिए तो वो हम भेज देंगे आपको। कितना गलत बात है, उनको बारे में कोई इतना हल्ला नहीं होता। आज आपको चलिए संजय जी, फिर आपसे जुड़ेंगे, लंबी बातचीत करेंगे, अभी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया से जुड़ने के लिए, और इस बातचीत को यहीं पर हम खत्म करेंगे। वंदे मातरम का मुद्दा हो या बाकी और सारे मुद्दे हों, ये सारे मुद्दे तो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब चुनावी बिगुल बजने वाला है, और जो पूरा ध्यान बिहार की ओर था सभी राजनीतिक दलों का, अब वो पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाला है। तो इसी के साथ अपनी बातचीत खत्म करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।